स्वास्थ्य बीमा कंपनियां तमाम तरह के बहाने बनाकर क्लेम खारिज कर देती हैं और उसमें सबसे ज्यादा क्लेम पुरानी बीमारी होने के नाम पर खारिज किया जाता है। इसी तरह के एक मामले में दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम ने फैसला दिया है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पहले से बीमारी के नाम पर क्लेम कैंसिल नहीं कर सकती हैं। ये पूरी तरह से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी जारी करने से पहले स्वयं जांच कराए कि पॉलिसी होल्डर को किस तरह की बीमारी है, नहीं है, क्या है। एक क्लैरिटी बीमा कंपनी को अपने एंड पर रखनी होगी। इस मामले में आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 3,20,000 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इस फैसले के से स्वास्थ्य बीमा उद्योग में किस तरह के बदलाव हम देखेंगे आने वाले समय में, और पॉलिसी खरीदने वाले के हाथ कितने मजबूत हुए हैं, क्या बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट, इंश्योरेंस के जानकार विकास सिंघल जी। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, पुरानी बीमारी के नाम पर क्लेम जो खारिज होता है, इस पर इरडा क्या कहती है? बीमा नियामक इरडा के नियम इस पर क्या है प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को लेकर के? देखिए प्रियंका जी, कभी भी कोई हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो उसका प्रपोजल फॉर्म हमें भरना पड़ता है जी। उस प्रपोजल फॉर्म में हम सारे डिक्लेरेशंस देते हैं कि हमें या हमारे फैमिली मेंबर्स को कोई भी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं या किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई भी पहले सर्जरी उसकी हुई है। अगर हमने उस डिक्लेरेशन फॉर्म में किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया है और हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर सकती। अगर वो बीमारी हमारी पॉलिसी लेने के बाद आती है तो हमारी वो डे 1 से कवरेज में आता है वो बीमारी। लेकिन कोई भी बीमारी अगर हमने उसको डिक्लेयर किया कि वो बीमारी हमको पहले से है, लाइक शुगर, बीपी, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 3 से 4 साल का लॉकिंग पीरियड रखा हुआ है, वेटिंग पीरियड रखा हुआ है, जिसमें वो 4 साल तक क्लेम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी उस बीमारी से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो सपोज किसी को अगर बीपी है या शुगर है और उसी से कुछ उसको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी आ जाती है या किडनी से रिलेटेड आती है, तो उसको लिंकेज कर देते हैं कि शुगर से आपका किडनी पे इफेक्ट आया इसलिए हम उसको बीमारी को नहीं देंगे, जबकि शुगर का इफेक्ट पूरी बॉडी में पड़ता है। इस तरह तो मेरी सारी ही बीमारियां शुगर से रिलेट हो जाती है और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको खारिज कर देती है। अगर कभी इस तरह का सीन बनता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके वो अपना क्लेम सेटल करा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, शुगर से रिलेटेड जो मेजर इफेक्ट आएगा, लाइक और किसी ऑर्गन्स में मेरे को इफेक्ट आता है, तो 4 साल तक उसका बीमारी का नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी की हमारी पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखा होता है। एडा भी यही बोलता है, एडा की वर्डिंग्स भी है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी ने वेटिंग पीरियड डाला हुआ है तो विद इन वेटिंग पीरियड वो उस इंश्योरेंस का क्लेम नहीं पे करेगी। राइट। उसके बावजूद दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम ने एक कहा कि भाई पुरानी बीमारी के नाम पर कंपनियां क्लेम खारिज नहीं कर सकती हैं, तो ये अब जिम्मेदारी जो है वो कंपनियों की होगी कि वो पॉलिसी करने के पहले जांच कराएं। इस फैसले से आपको क्या लगता है, पॉलिसी होल्डर के हाथ कितने मजबूत हुए और बीमा उद्योग पर इसका असर तो हम देखेंगे? मैडम, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है और इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जब भी कभी क्लेम फॉर्म कस्टमर अपने हाथ से भरता है तो बहुत सारी चीजों को छुपा लेता है वो, और वो उसको डिक्लेयर नहीं करता। उसको अगर पूछते भी हैं कि आपको कोई बीमारी है तो कहता नहीं शुगर है, थोड़ा सा है, माइल्ड शुगर है, मतलब वो पूरी तरह से बताता नहीं कि क्या मेडिकेशन ले रहा है। अगर यही इंश्योरेंस कंपनी पूरी जांच अगर क्लाइंट की या कस्टमर की कराती है तो उसको पूरा क्लैरिटी आएगा और वो कभी भी कोई क्लेम खारिज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कस्टमर के पास भी प्रूफ रहता है और कंपनी के पास भी प्रूफ होता है। बिल्कुल। अगर पॉलिसी खरीदते वक्त ही इस तरह की जांच हो जाए तो दोनों ही जो है दोनों ही अब मैं कहूँगी लेवल प्लेइंग फील्ड में होंगे, दोनों के पास सबूत होगा कि ये बीमारी थी या नहीं थी। कोरोना के बाद हमने देखा है विकास जी कि स्वास्थ्य बीमा की अहमियत बढ़ गई है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लोग स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, और कोई कैसे आकलन करे कि उसे कितना बड़ा कवर लेना चाहिए? नहीं, मैं जितने भी मैंने आंकड़े पढ़े हैं और आंकड़े देखे हैं उसमें हमारा इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो वो 400 टाइम्स हमारा बढ़ चुका है इस कोविड पीरियड में। और जिन लोगों ने पॉलिसी नहीं ली हुई थी उन्होंने पॉलिसी ली है, और जिनकी ऑलरेडी पॉलिसी कवरेज चल रहा था
उन्होंने अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाए हैं, सम इंश्योर्ड बढ़ाए हैं, कुछ टॉप अप प्लान्स लिए हैं, अपने कवरेजेस में बेनिफिट्स, एड ऑन बेनिफिट्स बढ़ाए हैं। तो कोविड के बाद तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ये अवेयरनेस इस वजह से भी है कि क्योंकि फैमिली के कुछ मेंबर्स या कोई रिलेटिव्स जब हॉस्पिटल में गए, उनका बिल जो है वो रीच के बाहर हुआ, तो उस टाइम पे उस बीमा की अहमियत मालूम चली लोगों को। आपने टॉपअप का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि टॉपअप एक आसान तरीका है जिससे आप अपने, अगर आपके पास जो बीमा है आपको लग रहा है इसका साइज पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ा सकते हैं, तो टॉपअप लेते वक्त क्या मुझे उसी कंपनी से टॉपअप लेना होगा जिसका बीमा मेरे पास है, या मेरे पास एक कंपनी का बीमा है, मैं बी कंपनी का टॉपअप ले सकती हूँ? प्रियंका जी, टॉपअप हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सपोज ए कंपनी मेरा एक बेस पॉलिसी चल रही है, हम बी कंपनी से कोई भी टॉपअप कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं। उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट इज योर बेस पॉलिसी सम इंश्योर्ड। तो बेस पॉलिसी सम इंश्योर्ड का जो भी मेरा रहेगा वो थ्रेशोल्ड पॉलिसी का, सॉरी सुपर टॉपअप पॉलिसी का थ्रेशोल्ड लिमिट कहलाएगा। विकास जी, मुझे ये भी बताइए कि जब पॉलिसी लिया जाए तो आपको क्या लगता है, इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहिए या फ्लोटर बीमा? कौन सा बेहतर होता है कि पूरे परिवार का एक साथ लिया जाए फ्लोटर प्लान, या फिर इंडिविजुअल प्लान खरीदें? प्रियंका जी देखिए, इंडिविजुअल प्लान जो होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। उसमें क्या है, जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबका एक इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड होता है। लेकिन फ्लोटर प्लान जो होते हैं उसमें एक फ्लोटर सम इंश्योर्ड दे दिया जाता है, और कोई भी फैमिली मेंबर उसको यूज कर सकता है, उसका थोड़ा प्रीमियम कम पड़ता है। बेटर वैसे फ्लोटर सम इंश्योर्ड ही होता है, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ हॉस्पिटलाइज हों। आजकल जो हमारी बेस पॉलिसी चलती है उसमें एक रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कंपनीज दे रही हैं, जिसमें अगर मेरा सम इंश्योर्ड किसी एक बंदे ने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है तो सेम सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन में आ जाता है फॉर सेकंड पर्सन, सेकंड फैमिली मेंबर, या कोई भी उसको ऑप्ट कर सकता है। और वो बहुत चीप पड़ता है, मतलब उसका उसका प्रीमियम बहुत कम आता है इंडिविजुअल जो पॉलिसी होती है या इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड होता है उसके मुकाबले। ठीक है, तो तो इंडिविजुअल बेटर तो कवर्स के फ्लोटर सम इंश्योर्ड मुकाबले ही होता है। फ्लोटिंग कवर एक अच्छा रहेगा। अगर आप फैमिली मेंबर्स को उसमें शामिल कर लें तो आपको प्रीमियम भी इकोनॉमिकल पड़ेगा, और जैसा कि अभी विकास ने कहा कि सब लोग एक साथ तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो आपको आपके सम एश्योर्ड को फिर से ऊपर कर देते हैं अगर एक परिवार का सदस्य। रिस्टोरेशन, ओके। विकास जी, कुछ सवाल लेकर आते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। मनोरंजन वर्मा का पहला सवाल है मेरे पास। मनोरंजन 48 साल के हैं, इंदौर से लिखा है इन्होंने। अगले महीने सर्जरी करवानी है इन्हें, लेकिन वो अस्पताल पैनल में नहीं है, जिसकी वजह से बीमा कंपनी बिल रीइंबर्स कराने की कह रही है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है? बीमा ग्राहक होने के नाते किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस कंपनी से हमने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो हमें अपना इलाज उसके पैनल वाले हॉस्पिटल में ही कराएं। उससे क्या है कि मेरा कैशलेस की प्रक्रिया बहुत इजी हो जाती है, मुझे अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से पैसा भी नहीं देना होता, और वहीं पर ही मेरा सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पैनल हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, वहां मैंने किसी भी हॉस्पिटल में अगर अपना इलाज कराया है, उस टाइम पे क्योंकि वो कैशलेस में टाई अप में नहीं है, पीपीएन उसको बोलते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप नेटवर्क हॉस्पिटल जो होते हैं, वो अगर उसमें नहीं है तो फिर मुझे अपनी पॉकेट से पे करना होता है, और वो बाद में रियम्बर्समेंट में ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की मजबूरियां हैं कि वो हर हॉस्पिटल वो टाई अप में नहीं ले सकते हैं, तो आपको अभी यही है कि जिस हॉस्पिटल में आपको इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, आप कराइए और बाद में उसको रियम्बर्समेंट के लिए डाल दीजिए। आपको विद इन 7 डेज, जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हैं, विद इन 7 डेज अपने बिल्स आपको सारे क्लेम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज में आपका पैसा आ जाता है। 7 दिन में आप जो है सब कुछ सबमिट कीजिए, सारे प्रूफ सबमिट करने होंगे आपको कंपनी को। अजेंद्र सिंह जी का सवाल लेते हैं। किडनी संबंधी इलाज कराने के लिए अस्पताल में 1 सप्ताह के लिए भर्ती होना पड़ा था, जिस पर 3,60,000 रुपए का इनका जो है वो खर्च हुआ है, लेकिन बिल जो है वो बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया है। इसकी शिकायत इन्हें कहाँ करनी चाहिए? कैसे भुगतान मिल सकता है? देखिए सर, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कंपनी ने खारिज किया किस बेसिस पे है। या तो उसमें ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी जो है वो उसमें डिक्लेयर नहीं करी थी, और विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपने उसको क्लेम किया, या
कुछ ऐसी 18 बीमारियां, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ 18 बीमारियां हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, किडनी से रिलेटेड हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हर्निया, तो ये स्टोन का ऑपरेशन, ये सब 2 साल का वेटिंग पीरियड हर इंश्योरेंस कंपनी लेती है इसको। तो आपने विद इन 2 ईयर्स उसको क्लेम में डाला है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सबसे पहले जो इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन सेल है या आईआरडीए का ओम्बड्समैन सेल है, सबसे पहले आप वहाँ कंप्लेंट डालिए। वहां से भी कोई आपको सुनवाई नहीं होती है तो आप स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में उसको अपनी अपील कर सकते हैं, वहां ठीक से है। जरूर आपको इसकी समाधान मिलेगा। ठीक है अजय जी, पहले तो देखिए कि कहीं वो एक्सक्लूजन में तो नहीं था, वेटिंग पीरियड की मियाद तो नहीं क्रॉस हो रही थी, और ऐसा नहीं है तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, आप कंज्यूमर फोरम अपने इलाके के वहाँ पर जा सकते हैं और आईआरडीए को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं, बीमा नियामक को। थैंक यू सो मच विकास जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। थैंक यू।